Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 3 of our chapter National Income and its related aggregates और आज हम देखेंगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का मीनिंग और उसमें डिफरेंस भी क्लियर करेंगे। तो जो फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर इनकम का क्या मतलब है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो प्रोड्यूसर को सर्विसेज देते हैं, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है प्रोड्यूसर को सर्विसेज दे रहे हैं और फिर उनको रिटर्न में क्या मिलेगा, लैंड पे रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट रिसीव होता है। तो ये है फैक्टर इनकम कि सर्विसेज प्रोवाइड करी और सर्विसेज के बदले में जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। तो जो हमारी नेशनल इनकम होती है, जो हमारी इंटायर कंट्री की टोटल इनकम है, उसमें हम फैक्टर इनकम को कंसीडर करते हैं। फिर वही बात आई दूसरी साइड ट्रांसफर इनकम की। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, वन साइडेड इनकम है। एक तरीके से ये क्या है ट्रांसफर इनकम कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता, एक तरफा भुगतान होते हैं ये। और इसमें क्या हो सकता है कि बिना किसी सर्विस के इनकम अर्न कर रहे हैं, कोई सर्विस नहीं दी और फिर भी इनकम हो रही है, तो उसे बोल देते हैं ट्रांसफर इनकम। लाइक ओल्ड एज पेंशन हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होते हैं, स्कॉलरशिप हो गए, बिना किसी सर्विस के, बिना कोई सर्विस प्रोवाइड किए कमाई हो रही है, इनकम अर्न कर ली, तो उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसफर इनकम। एंड नेशनल इनकम डजंट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम्स। नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम नहीं आती। कौन सी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं हम, फैक्टर इनकम को। तो डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच। तो फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है, इनकम एक्रूइंग टू ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम को क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड की इनकम क्या है, रेंट। लेबर की इनकम क्या है, वेजेस। कैपिटल की इनकम क्या है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर की इनकम क्या है, प्रॉफिट। फिर वही ट्रांसफर इनकम क्या है, रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट एनी गुड एंड सर्विस। मीन्स की इनकम रिसीव हुई लेकिन इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई गुड एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता। किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्टर इनकम के केस में, क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूसर को सर्विस दे रहे हैं। तो फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का यूज करके प्रोडक्शन करेगा और जहां प्रोडक्शन हो, कॉन्टिन्यूअस फ्लो हो गुड्स एंड सर्विसेज का, वही तो हमारा इनकम होता है। तो ये जो ट्रांसफर इनकम है इसमें क्या हो रहा है, इनकम तो हो गई, अर्निंग तो हो रही है, लेकिन कोई यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता। फिर इसके बाद एक तो हमने डिफरेंस करा ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। सेकंड हमारा क्या बेस हो सकता है, अर्निंग के बेसिस पर, कि यहाँ पर इट इज अर्न्ड इनकम। अर्न्ड इनकम है, सर्विसेज के बदले में जो है ली जा रही है, तो ये अर्न्ड इनकम है। एज इट इज रिसीव्ड इन ल्यू ऑफ फैक्टर सर्विसेज। किसके बदले में ये रिसीव हो रही है, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोड्यूसर को, उसके बदले में ये रिसीव हो रही है, इसलिए ये अर्न्ड इनकम है। जबकि जो ट्रांसफर इनकम है ये अनअर्न्ड इनकम है। मीन्स कि ये कमाई हुई नहीं है, ये बिना किसी सर्विस के मिल रही है। एज इट इज रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। इसमें कोई प्रोडक्टिव सर्विस हमने नहीं दी, बिना किसी सर्विस के जो इनकम रिसीव हो रही है, बिना किसी सर्विस प्रोवाइड किए हुए जो इनकम रिसीव हो रही है उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। फिर इसके बाद एग्जाम्पल का पॉइंट ले सकते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। ये क्या है, हमारी फैक्टर इनकम। और जो ट्रांसफर इनकम है उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, स्कॉलरशिप देना स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे, फिर भी जो गवर्नमेंट है या जो स्कूल्स हैं वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो वो ट्रांसफर इनकम हो गई। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है और ओल्ड एज पेंशन होती है, जो गवर्नमेंट है ओल्ड एज जो पीपल है उनको पेंशन देती है। तो यहाँ पर ये भी क्या एक ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि ये बिना किसी सर्विस के जो ओल्ड एज जो पीपल है उनको रिसीव हो रही है, तो ये ट्रांसफर इनकम का काम करेगी।
ऐसे ही पॉकेट मनी एक्सेट्रा, ये सब चीजें हमारी क्या है, ट्रांसफर इनकम, बिना किसी सर्विस के जो इनकम हो रही है, वन साइडेड भी बोल देते हैं, वन साइडेड इनकम है ये, एक तरफा भुगतान है, एक तरफा इनकम है, ठीक है। और एक पॉइंट हम डिफरेंस का क्या ले सकते हैं कि जो फैक्टर इनकम है, जैसे नेशनल इनकम की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में कौन सी इनकम को हम अंडरटेक करेंगे, फैक्टर इनकम को, और ट्रांसफर इनकम को हम कंसीडर नहीं करते वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है। तो हम इसमें ये डिफरेंस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप तब तक इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम करते हैं, अब इसमें जीडीपी का मीनिंग देखेंगे। जीडीपी के मीनिंग को क्लियर करने से पहले हम देख लेते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मीनिंग, क्योंकि ये भी आगे यूज में हम इनको भी हम यूज करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इसका यूज होगा। तो देख लेते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मीनिंग होता है। तो बेसिकली जो NIT है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये क्या होते हैं, ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहाँ पे फिर दो टर्म्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक सब्सिडीज, इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये क्या रहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। इसे कौन इम्पोज कर रही है, कौन लगा रही है, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, और किस पे, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है या उनका सेल हो रहा है, उस टाइम पे जो टैक्स लग रहा है, उस टाइप के टैक्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, ये इम्पोज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लगाती है, किस पर लगा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज पर, और किस टाइम पे, जब गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज होता है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि इसको कौन पे करता है, इसको बायर पे करता है, बायर जो खरीदार होते हैं वो पे करते हैं। और कैसे पे करते हैं, मार्केट वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू होता है, जो प्राइस होता है, उसी में टैक्स इंक्लूडेड होता है। लाइक अब एग्जांपल के लिए, अब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें एक टर्म स्पेसिफाइड होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, कि उसमें जितने भी टैक्सेस हैं वो इंक्लूडेड है, मिले हुए हैं। तो वो किस टाइप का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जिसका बर्डन हम दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हैं, जिसका बर्डन, प्रोड्यूसर टैक्स का बर्डन किस पे शिफ्ट कर रहा है, बायर के ऊपर, ठीक है। तो उस टाइप के टैक्सेस को हम क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको बायर पे करेगा और फिर बायर जो है वो प्रोड्यूसर को पे करेगा, प्रोड्यूसर ये टैक्स किसको फाइनली पे करेगा, गवर्नमेंट को। तब ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, क्योंकि इसका बर्डन जो है वो बायर के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अब क्या होगा, टैक्स लगने से जो मार्केट प्राइस होता है गुड्स का वो बढ़ जाता है, टैक्स लगेगा तो गुड्स का मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अब एक कार है और ये ₹2,50,000 की है, 2,50,000 रुपीज की कार है। अब क्या हुआ, एक कंज्यूमर कार को परचेज करना चाहता है, 2,50,000 रुपीज की कार है, फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स इम्पोज करा, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया 10% के हिसाब से। 10% अगर इस पे टैक्स लगा तो ये कितना हो गया, 25,000। 2,50,000 का 10% कितना हुआ, 25,000। ऑल ओवर कंज्यूमर कितना पे करेगा कार के लिए, 2,75,000, 2,75,000 रुपीज। जो बायर है, जो कार का बायर है, वो कार के लिए फाइनली प्रोड्यूसर को कितना देगा, 2,75,000 रुपए। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो कि क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर बायर से ले रहा है, और बायर से टैक्स लेने के बाद सबमिट कहाँ पे करवाना है, किसके पास जमा करवाना है, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमें क्या समझ आ रहा है, इससे जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, मार्केट प्राइस इससे बढ़ जाएगा। जैसे पहले था 2,50,000 रुपीज कार का प्राइस, टैक्स लगने से फाइनली ये कितना हो गया, 2,75,000 रुपीज ओनली। अब इसके बाद हम एक और पॉइंट देख लेते हैं, सब्सिडीज का। सब्सिडीज क्या होती हैं, सब्सिडीज को नॉर्मली हम बोल सकते हैं, सब्सिडीज का क्या मतलब है, ये कैश ग्रांट्स हैं, कैश ग्रांट्स हैं जो कि गवर्नमेंट देती है
किसको देती है? एंटरप्राइजेस को, जो सेलर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको गवर्नमेंट क्या कर रही है? कैश ग्रांट देती है। तो हम बोल सकते हैं कैश ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द एंटरप्राइजेस। क्यों दिए जा रहे हैं ये ग्रांट्स, क्यों छूट दी जा रही है, क्यों आर्थिक सहायता दी जा रही है? ताकि इनकरेज हो प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कॉमोडिटीज। कुछ जो कॉमोडिटीज हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनका प्रोडक्शन इनकरेज करने के लिए कि उनका कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन होता रहे, इसी वजह से गवर्नमेंट जो है एंटरप्राइजेस को सब्सिडीज जो है ग्रांट करती है। और किस टर्म में? कैश ग्रांट्स होते हैं ये। अब सब्सिडीज के मीनिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक एक प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर क्या है कि वो फर्टिलाइजर सेल करता है, फर्टिलाइजर बेचता है ₹50 पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर है वो फर्टिलाइजर सॉल्व करता है। किसको? फर्टिलाइजर का यूज फार्मर करेगा, किसान करता है, 50 पर केजी। फिर गवर्नमेंट ने रियलाइज करा कि ये ₹50 पर केजी जो है, थोड़ा इसका प्राइस काफी हाई है, काफी ज्यादा हाई है प्राइस। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा कि इसका प्राइस 50 पर केजी ना होकर कितना होना चाहिए? ₹40 पर केजी। ठीक है, अब क्या होगा? जो फार्मर है, फार्मर कितने में परचेज करेगा फर्टिलाइजर को? 40 पर केजी। तो क्या समझ आ रहा है कि सब्सिडीज से जो मार्केट प्राइस है कॉमोडिटीज का, वो क्या हो रहा है? कम हो जाता है। अब फार्मर तो 40 पर केजी के हिसाब से परचेज कर रहा है, लेकिन फिर वही बात आई, जो प्रोड्यूसर है उसकी डिजायर क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसका क्या पॉइंट था, उसे कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 50 पर केजी। तो ₹10 का डिफरेंस है। ₹10 जो है गवर्नमेंट किसको पे करेगी? प्रोड्यूसर को। जो फर्टिलाइजर का प्रोड्यूसर है उसको गवर्नमेंट कैश ग्रांट देगी। इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर है उसकी विलिंग के हिसाब से, उसकी डिजायर के हिसाब से भी काम हो रहा है, और जो यहाँ पर जो फर्टिलाइजर है उसका भी कंजप्शन बढ़ेगा, क्योंकि जब फर्टिलाइजर का प्राइस 50 से 40 हो जाएगा तो फार्मर्स इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, फिर प्रोडक्शन भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है? सब्सिडीज का मतलब ही क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक डिडक्शन हो रही है, मार्केट प्राइस में कमी हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? कंज्यूमर का बेनिफिट हो रहा है, कंजप्शन बढ़ेगा, और जो प्रोड्यूसर है उसको भी अपने हिसाब से प्राइस मिल रहा है। जैसे प्रोड्यूसर है ना, ₹40 तो वो यहाँ पर फार्मर से ले ही रहे, ₹10 कौन देने वाला है प्रोड्यूसर को? ₹10 इससे मिलेगा गवर्नमेंट से। तो फाइनली प्रोड्यूसर को ₹50 जो उसका डिजायर्ड प्राइस है वो उसको रिसीव हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? सब्सिडीज। अब हमें एक पॉइंट देखना होगा कि ये जो NIT है ये क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से क्या लेस कर देते हैं? सब्सिडीज। उसी को क्या बोल देते हैं हम? नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि हमें क्या समझ आ रहा है, सब्सिडीज जो होती है वो मार्केट प्राइस को कम कर रही है, मीन्स वो टैक्स के बर्डन को कम करती है। तो इसलिए हमने यहाँ से एक फॉर्मूला बना दिया कि NIT को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से क्या डिडक्ट कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? सब्सिडीज। ठीक है, NIT को आगे हम और भी देखेंगे कैसे हम इसे यूज करेंगे। तो ये तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज और NIT वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, एक और हमें पॉइंट करना है आज। GDP का मीनिंग समझते हैं। GDP काफी इंपॉर्टेंट एग्रीगेट है। एग्रीगेट्स को समझ लेते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल, जो टोटलिटी को शो करते हैं, टोटल प्रोडक्शन को दिखाते हैं, वो एग्रीगेट्स हैं। लाइक सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्रीगेट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो हमारा कौन सा एग्रीगेट है वो आज हम समझेंगे। GDP एट MP। इसे क्या रीड करेंगे हम? GDP एट MP। P के फुट में है MP। ठीक है, अब ये जो GDP एट MP है इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। क्या होता है ये GDP एट MP? और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्रीगेट जो टोटल प्रोडक्शन को शो करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जो ये GDP एट MP है ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को बताता है कि कितना हमारा ग्रोथ हो रहा है। तो वो कैसे होता है इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं हम। तो GDP देखो, नॉर्मली GDP का क्या मीनिंग होता है? GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
is the market value of final goods and services produced within domestic territory of a country in a year। कहने का मतलब क्या है, जीडीपी एंड एमपी क्या है, ये क्या शो करता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो देश है, उसमें जो टोटल प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, और गुड्स एंड सर्विसेज का वो भी किस वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। और वो प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग हम समझ चुके हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हमारे लोग, हमारा पैसा, हमारे इंस्टीट्यूशंस फ्रीली मूवमेंट कर पा रहे हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल जीडीपी का क्या मतलब है, ये मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और हम ये जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये कितने टाइम पीरियड के लिए, इन अ ईयर, एक साल की बात हो रही है कि एक साल के दौरान, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना हमने प्रोडक्शन किया टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इससे हमें कुछ बातें यहां से क्लियर हो रही हैं। जीडीपी एट एमपी, ठीक है, जी यहाँ पे हो गया ग्रॉस, ये डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट एंड एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस, ठीक है। अब जरा हम ये समझ लेते हैं कि ये ग्रॉस, ये डोमेस्टिक, ये प्रोडक्ट, ये मार्केट प्राइस, ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, ये क्या हमें बता रहे हैं। तो जो ग्रॉस होता है, जो ग्रॉस है, बेसिकली ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब है कि इसमें एक खर्चा, डेप्रिसिएशन मिला हुआ है, इंक्लूडेड है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जब फिक्स एसेट्स को एक प्रोड्यूसर यूज करता है तो उन फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस का मतलब है इसमें क्या मिला हुआ है, डेप्रिसिएशन मिला हुआ है, इंक्लूडेड है। फिर डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जो हमारी घरेलू सीमा है उस प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। मेनली हम इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी पर ही फोकस कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन चाहे रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे, डजेंट मैटर, मेनली हमारा फोकस कॉन्सेंट्रेशन किस पे, डोमेस्टिक टेरिटरी पर। फिर देन वी हैव पी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स कि यहाँ पर प्रोडक्ट में गुड्स भी आ जाते हैं और सर्विसेज भी। हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी में आ रहा है। और एक और पॉइंट, फाइनल गुड्स लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएंगे। इंटरमीडिएट क्या होते हैं कि जो अभी प्रोसेसिंग में है, विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है और अभी कंप्लीट नहीं हुए, वो गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स से ही तो फाइनल बनता है। तो इसलिए हम अपनी नेशनल इनकम में या फिर जो हमारा एग्रीगेट्स हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स को ही अंडरटेक करने वाले हैं। फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू को शो कर रहे हैं जीडीपी, ठीक है। अब यहाँ पर एमपी का मतलब है कि मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसी टॉपिक से हमारे 3 बेसिक फॉर्मूले भी बन जाते हैं। अगर वो 3 बेसिक फॉर्मूले हमें समझ आ जाएंगे तो हमें जो आगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स हैं उनको करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। तो हम उनको देख लेते हैं, एक बार आप इसे नोट डाउन कीजिए। ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको हम क्लियर कर लेते हैं। इसी के बेसिस पे आगे हम फिर नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे, ठीक है। तो जो ग्रॉस और नेट होता है उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो ग्रॉस है और जो नेट है वो छोटी वैल्यू हो जाती है। जैसे कि एक पॉइंट हमें और ध्यान में रखना होगा कि अब हमारे पास जैसे यहाँ पर सपोज जो एग्रीगेट रहते हैं जैसे जीडीपी एट एमपी, तो जो फ्रंट में जो जैसे डोमेस्टिक के आगे जो प्रीफिक्स्ड है वो ग्रॉस है। अब ये ग्रॉस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, नेट हो सकता है। बीच में डोमेस्टिक हो सकता है या नेशनल हो सकता है। पी प्रोडक्ट सेम रहेगा। फुट पे एमपी हो सकता है या फिर एफसी हो सकता है। ये इसके प्लेसेस फिक्स है, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, ठीक है। इस तरीके से हम चलेंगे। अब जैसे कि डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करना हो तो ग्रॉस में से नेट माइनस करेंगे और फिर अगर हमें आंसर चाहिए ग्रॉस में आंसर चाहिए तो क्या करेंगे, नेट में क्या जोड़ देंगे, डेप्रिसिएशन। तो हमें आंसर किसमें मिल जाएगा, ग्रॉस में।
ऐसे ही अगर नेट में आंसर चाहिए तो ग्रॉस में से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। और इसके बाद हम देखते हैं नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का गैप है नफिया। जो नेशनल है, जो राष्ट्रीय है, जो घरेलू, नेशनल में नफिया इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक में नफिया नहीं होती। नेशनल इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक। नेशनल की जब बात करते हैं तो इसमें सिर्फ हम प्रोडक्शन लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स का। तो जैसे कि सपोज अब हमें यहाँ पर डोमेस्टिक में आंसर चाहिए, डोमेस्टिक में वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, जो नेशनल है, नेशनल में से क्या माइनस कर देंगे, नफिया मैंने आपको बताया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है। ये डिफरेंस है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड का, उसको हम क्या बोलते हैं, नफिया बोलते हैं। ठीक है, तो नफिया कैलकुलेट करने के लिए नेशनल और डोमेस्टिक का हम डिफरेंस कंसीडर करेंगे। फिर इसके बाद एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनआईटी क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है ये, और मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट होता है। मार्केट प्राइस मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है ये। और जो फैक्टर कॉस्ट है ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो एक्चुअल कॉस्ट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब लगाए तो एक्चुअली में जो उनपे खर्चे आए वो है फैक्टर कॉस्ट। हम यही मान के चल रहे हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो टैक्स ही है। अभी प्रॉफिट वगैरह को हमने एज्यूम कर लिया कि अभी कोई प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मली फोकस किया एनआईटी को समझना है। ठीक है, तो जैसे सपोज अब हमें यहाँ पर ये वैल्यू चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए, मार्केट प्राइस एमपी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफसी में क्या प्लस करें कि मार्केट प्राइस पे पहुंच जाए, एनआईटी। एफसी में चाहिए आंसर, फैक्टर कॉस्ट पे आंसर चाहिए, तो एमपी बड़ा है ना, तो एमपी में से ऐसा क्या माइनस करें कि एफसी पे पहुंच जाए, एनआईटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम अपने फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इन एग्रीगेट्स को सॉल्व करेंगे, क्या क्या एग्रीगेट्स हो सकते हैं और इन्हें कैसे हम जो है चेंज कर सकते हैं, कैसे नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, ऑल ओवर हम जो है क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर इसमें कोई डाउट आए तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और आप वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। बाकी जो अभी इसका रह गया है, न्यूमेरिकल्स रह गए हैं और भी चीजें रह गई हैं, तो हम वो नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर अप करेंगे। ओके।